Good morning, everyone. I welcome you all in our daily current affairs series. So चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक के बारे में कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग वगैरह की वहां पे शायद जरूरत वहां पे पड़े. So let's start today's lecture that is all about our daily current affairs. और सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें यहाँ पे नजर घुमानी है. तो देखा जाए तो इतने कुछ टॉपिक्स है. द फर्स्ट इज अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड 2025. द सेकेंड वन दैट इज अबाउट पॉक्सो कोर्ट. ASI completes conservation work in Lodhi era stepwell at Delhi. Operation AAHT, Sagarmatha Samvad, and the last one is Agamic temples in Tamil Nadu. So let's start today's lecture. And the first topic that is about Jnanpith Award 2025. और लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पे बता दूं कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है वहां पे हमने हमारी टेलीग्राम चैनल को भी मेंशन किया हुआ है. इफ यू वांट टू गेट दिस पीडीएफ तो आप उस चैनल को वहां पे ज्वाइन करें एंड यू विल गेट द पीडीएफ. जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली गुजराती मीडियम के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये पीडीएफ गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल है. Right, so you can join the telegram channel of PD Gurukul which is mentioned in this description box and you can get the PDF. Right, चलिए शुरुआत करते हैं from the first point and that is all about ज्ञानपीठ Award 2025. and the main thing is that कि भैया 2025 के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है. तो आपको मेजरली यहाँ पे नाम ध्यान में रखना है. दैट इज विनोद कुमार शुक्ला, जो कि कहां से है. इज फ्रॉम छत्तीसगढ़. एक पोएट है, एक नॉवेलिस्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है और स्पेसिफिकली कौन से लिटरेचर के लिए काम करता है. दैट इज फॉर हिंदी लिटरेचर. सो उनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो आपको एक चीज तो पहले ये ध्यान में रखनी है कि 2025 के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड किसे यहाँ पे अनायत किया गया है अभी रिसेंटली. देन द आंसर इज विनोद कुमार शुक्ला. और उनके कुछ फेमस वर्क्स की अगर हम बात करें सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ हिज बुक्स, that is नौकर की कमीज, which was later adapted into a film which is known as मणिकौल. साथ में दीवार में एक खिड़की रहती थी. तो वहां पे भी उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे भी उनके मेंशंस वगैरह वहां पे भी है. उनके कुछ पोएट्री कलेक्शंस which are also important, that is about सब कुछ होना बचा रहेगा. तो वो भी वहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. और एग्जाम के कंटेक्स्ट में तो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भैया ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बेसिकली विनोद कुमार शुक्ला के नाम यहाँ पे किया गया है. और ये कौन सा वाला ज्ञानपीठ अवार्ड था. दैट वाज 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 2025. बेसिकली जो ज्ञानपीठ अवार्ड देने की जब बात आती है तो इन सबकी शुरुआत कब से हुई थी. फ्रॉम द ईयर 1961 बाय द भारतीय ज्ञानपीठ. और देखा जाए तो इंडिया के अंदर लिटरेरी के अंदर जितने भी अवार्ड्स है इसमें से सबसे हाईएस्ट सम्मान है जो आपको दिया जाता है. इट इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ 11 लाख रुपीज एज वेल एज अ ब्रॉन्ज आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड सिटेशन. सो बेसिकली ये सारे के सारे उन ऑथर्स को दिया जाता है जो लिटरेरी आर्ट्स के अंदर दैट इज लिटरेचर के अंदर जिन्होंने कुछ बहुत बढ़िया सा वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया है. और स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड पॉसिबल है तो वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर वहां पे मेंशन है. राइट, सो फॉर ऑल द लैंग्वेजेस व्हिच आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो वही सारी की सारी लैंग्वेजेस के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड होता है. और वहां पे देखा जाए अगर फर्स्ट रेसिपिएंट की बात करें सो दैट वाज जी शंकर कुरुप, जो एक मलयालम पोएट थे. उन्हें सबसे पहली बार ये वाला अवार्ड वहां पे मिला था. सो दैट इज ऑल अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 व्हिच इज गिवन टू विनोद कुमार शुक्ला एंड दैट्स इट. दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है दैट इज ऑल अबाउट पॉक्सो कोर्ट. अब देखिए पॉक्सो कोर्ट बेसिकली होता क्या है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉक्सो. दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. 2012 के अंदर भारत के अंदर एक कानून बनता है जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. और इस कानून ने एक चीज कंपलसरी बना दी कि भारत के अंदर
यहां पे पॉक्सो कोड को आपको एस्टैब्लिश करना है। पॉक्सो कोड का मेजर फोकस किसके ऊपर है? तो जब भी हम चाइल्ड के रिगार्डिंग कुछ क्राइम्स की जब बातें आती है, तो ऑल दोस क्राइम्स विच आर रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाने की यहां पे बात है। अगर हम नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर वहां पे छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे तो उसका जो एटमोस्फियर होता है, वहां पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, सो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ी सी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है किसी बच्चे के माइंड में। सो जब भी चाइल्ड के रिगार्डिंग, और उसमें भी स्पेसिफिकली जब सेक्सुअल ऑफेंसेस की जब बात आए, तो वहां पे कुछ स्पेशल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? दैट इज 2012 एक्ट विच इज कॉल्ड पोक्सो एक्ट। और ये कोर्ट इस तरीके से डिजाइन की जाएगी कि जहां पे चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस होगी, साथ में मतलब बहुत डिले ना चले। इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जस्टिस कभी कभार कुछ डिले हो जाता है। तो देखिए, जब भी जस्टिस डिले होता है तो बेसिकली आपने शायद वो एक लाइन सुनी होगी, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। बहुत डिले अगर जस्टिस हो रहा है तो वो मान के चलो कि किसी ना किसी के साथ एक प्रकार का इनजस्टिस ही है। तो एक तो जस्टिस डिले उसकी वजह से भी नहीं होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग कि भैया यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो इन्वॉल्व है, तो ऐसा बोला गया है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वहां पे केस की सुनवाई हो जानी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट स्पीडी ट्रायल्स। तो यहाँ पे स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल यहाँ पे होना चाहिए, और जितने भी विक्टिम्स वगैरह है उनकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। दैट इज अबाउट पॉक्सो कोर्ट। और जैसे हमने बात की कि भैया इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो चाइल्ड के रिगार्डिंग इतने सब क्राइम्स वहां पे होते हैं, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज वगैरह भी वहां पे होता है। और हमारी जो रेगुलर कोर्ट्स है वो बेसिकली ऐसा एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में थोड़ी सी फेल चली जाती है, स्पेसिफिकली फॉर दोज विक्टिम्स वी आर विच आर माइनर। तो माइनर विक्टिम्स के लिए आपको एक टाइप की स्पेशल कोर्ट की वहां पे जरूरत है। और इसलिए ये जो कोर्ट्स वहां पे होगी उसके रिगार्डिंग एक्ट के अंदर क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे इन कैमरा ट्रायल्स होने चाहिए, फीमेल मैजिस्ट्रेट्स होने चाहिए, और स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए विद इन हाउ मेनी इयर्स? विद इन 1 ईयर। तो ऑलवेज ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉक्सो कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो आपको एक चीज वहां पे क्लियर रखनी है कि विद इन 1 ईयर सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, राइट। चलिए, और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जितने भी कोर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है उसके अगर हम की फीचर्स की बात करें, तो जैसे हमने अभी भी बात की कि तो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे दिखा जाएगा। यहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह जो यहाँ पे होंगे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ऑफिसर्स होंगे, और जो इस बात में ट्रेंड होंगे कि किसी चाइल्ड को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, राइट। दूसरा, टाइम बाउंड ट्रायल्स, दैट इज विद इन 1 ईयर। Exclusive jurisdiction, these courts exclusively handle only POCSO cases, ensuring expertise and procedural consistency. और इसके अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 2023 तक इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1000 से भी ज्यादा पॉक्सो कोर्ट्स आज अवेलेबल है। और ये सब किसके अंडर में काम करेंगे? यहाँ पे कौन यहाँ पे ध्यान रखेगा? दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसे फंडिंग्स प्रोवाइड करने का काम है, या फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर्स है उसके ऊपर ध्यान रखने का काम कौन सी मिनिस्ट्री करती है? दैट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पॉक्सो कोर्ट्स। लेकिन सामने देखा जाए तो कुछ चैलेंजेस भी अवेलेबल है, और इंडिया में एक सबसे मेजर चैलेंज आपको कौन सी वाली मिलती है? दैट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है कि कोर्स तो बना दिया है, लेकिन कोर्स के अंदर अगर आप स्टाफ वगैरह देखोगे तो आपको वहां पे लैक ऑफ स्टाफिंग वहां पे दिखाई देगा, मतलब कि स्टाफ थोड़े से कम है। अगर स्टाफ है तो कभी कभार ऐसा होता है कि वहां पे ट्रेन्ड पर्सोनेल जो है वो शायद आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा, अगर हम कन्विक्शन रेट्स की बात करें तो वेरी लो कन्विक्शन रेट्स इज देयर, समटाइम्स इट इज अंडर 30%। एंड विक्टिम सपोर्ट गैप्स, तो साइकोलॉजिकल एंड लीगल सपोर्ट सर्विसेज जो है वो बेसिकली बहुत सी बार अनअवेलेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे चलाए हैं, ई कोर्ट्स वगैरह वगैरह का यहाँ पे हुई है शुरुआत। एनसीपीसीआर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ऐसे कुछ कमीशंस भी बनाए हैं जो इसी एरिया में काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल द टारगेट इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 24 है, तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ आपको कुछ भी टाइप की वहां पे एक्टिविटी मिलती है
तो उसके लिए भी एनसीपीसीआर टाइप की कमीशंस है, और अगर कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे होते हैं तो वहां पे पोक्सो कोड की यहाँ पे बातें हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट करंट अफेयर, एंड दैट इज ऑल अबाउट ASI has just completed the conservation work in Lodhi era stepwell. ASI ने, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, अब रिसेंटली लोधी एरा का मतलब हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन से एरा की बात है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात है, दैट इज ऑल अबाउट मिडिएवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत। और वहां पे देखा जाए तो वी नो कि वहां पे टोटल कितनी सल्तनत चली। द फर्स्ट वाज स्लेव डायनेस्टी, then after Khilji, then after Tughlaq, then Sayyid, and the last one was Lodhi dynasty. तो लोधी काल के, लोधी एरा के एक स्टेपवेल की बात है जिसको अपने वाव बोलते हैं गुजराती। तो स्टेपवेल को यहाँ पे कंजर्व करने का काम जस्ट हुआ है कंप्लीट। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये स्टेपवेल एग्जैक्टली यहाँ पे है कहाँ पे। पहले तो क्लियर होना चाहिए कि लोधी एरा का ये जो स्टेपवेल है जिसका रिसेंटली यहाँ पे रिस्टोरेशन कंप्लीट हुआ है, वो बेसिकली कहां पे है, तो बोले दिल्ली के अंदर है। उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भैया ये स्टेपवेल जो था वो लोधी डायनेस्टी का है, तो वो 15th सेंचुरी के आसपास, 15th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन हुआ। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको इंडियन कल्चर के भी कुछ पॉइंट्स वहां पे आपको मिलेंगे, और साथ में इस्लामिक कल्चर के भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड वाटर कंजर्वेशन। और जब भी हम स्टेपवेल की बात करते हैं जिसको अपने बावड़ी वगैरह बोलते हैं, तो बट ऑब्वियसली जहां पे रेनफॉल थोड़ा सा कम आता है वहां पे वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। और स्टेपवेल जो है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज टूरिज्म को भी प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा। बट ऑब्वियसली स्टेपवेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वाटर भी कंजर्व हो जाए और साथ में टूरिज्म को भी डेवलप किया जाए, राइट। अदरवाइज हमने यहाँ पे नॉर्मल जो कुएं वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, बट स्टेपवेल बनाने का एक रीजन क्या है, दैट इज आप एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से वाटर को यहाँ पे कुछ कंजर्व वगैरह करें। सो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, दैट इज इन द साउथ दिल्ली। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की कुछ मेनली चीजें आपको वहां पे मिलेगी, स्टेयरकेसेस वहां पे मिलेंगे, मैसोनरी वगैरह आपको वहां पे मिल जाएगी। और बहुत टाइम तक ऐसा बोला जाता है कि जो स्टेपवेल थी उसको ऊपर इतना फोकस नहीं था, इट वाज अ काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड पार्ट, एंड रिसेंटली उसको वहां पे वापस रिस्टोर वहां पे किया गया है। एएसआई ने सबसे पहले तो यहाँ पे डेब्रीज रिमूवल का काम किया है कि भैया जितना भी कचरा है उन सबको यहाँ से हटाओ, प्लस जहां पे रिपेयरिंग्स की जरूरत है वहां पे रिपेयरिंग्स वगैरह की है, कुछ आर्चेस वगैरह जो है उसको रिपेयर वहां पे किया गया, वाटर प्रूफिंग यहाँ पे करने का काम कंप्लीट किया है, और साथ में वेजिटेशन कंट्रोल, ताकि बहुत वो जो जंगली वाले जो वनस्पति होती है तो वो सब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ना मिले। सो वेजिटेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया है। इन सबसे होगा क्या, तो देखिए दिस इज अ काइंड ऑफ योर मेंस आंसर राइटिंग कि भैया स्टेपवेल को कंजर्व करने से आपको कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑल अबाउट कल्चरल प्रिजर्वेशन। आप अपने कल्चरल जो हेरिटेज आपका जो है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वाटर हेरिटेज यहाँ पे बोल सकते हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए भी ये वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर टूरिज्म। तो दिल्ली की जो हिस्टोरिकल टूरिज्म सर्किट है उसके अंदर भी इसको यहाँ पे एड ऑन किया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्टेपवेल एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वहां पे किस तरीके से काम लगेगी, एक तो आपकी कल्चरल प्रिजर्वेशन यहाँ पे एक्टिविटी हो जाएगी, टूरिज्म जो है उसको यहाँ पे डेवलप करने का काम वहां पे किया जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन वगैरह जो है, वाटर का जो स्टोरेज वगैरह जो है, तो वो सब तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट लोधी एरा स्टेपवेल, जिसके ऊपर वहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स कंप्लीट किए हैं एएसआई ने। चलिए और एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, दैट इज अबाउट ऑपरेशन AAHT, दैट इज ऑल अबाउट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये एग्जैक्ट ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली है क्या, ये ऑपरेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पे है क्या। तो देखिए ऑपरेशन AAHT दैट इज अ काइंड ऑफ आहट,
तो ऑपरेशन AAHT जो है वो बेसिकली किसने शुरू किया है? दैट इज बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विच इज नोन एज RPF। कब इसकी हुई शुरुआत? 2022। और किसके लिए इसकी शुरुआत हुई है? तो इंडियन रेलवे नेटवर्क के अंदर वहां पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो ह्यूमंस की परचेज सेल करने का जो वहां पे काम हो रहा है, इसे कंट्रोल करने के लिए वाला ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ है। दैट इज टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्रू दी एक्सटेंसिव इंडियन रेलवे नेटवर्क। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो रक्सौल के आसपास 4 जितनी माइनर गर्ल्स को ट्रैफिकिंग में जाने से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, मतलब कि बचाया गया है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज कि रिसेंटली RPF ने 4 माइनर गर्ल्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हुए वहां पे बचाया है। कौन सी वाली प्लेस पे? नियर रक्सौल। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये वाला जो बिजनेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बिजनेस, तो ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बट ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वहां पे आपको ये सब चीजें भी मिलेगी, चाइल्ड लेबर भी मिलेगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आपको वहां पे दिखाई देगा। बहुत सी जगह पे फोर्स लेबर होता है, बहुत सी जगह पे बेकार एक्टिविटीज होती है। सो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 23 के अंदर इसको बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। दैट इज आर्टिकल नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेगार एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज को वहां पे कंप्लीटली बैन लगाता है। दैट इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और इसीलिए ये सब अलग अलग कैंपेन्स की यहाँ पे हुई है शुरुआत, जो इसी बात को कंफर्म या फिर इंश्योर करने के लिए वहां पे होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिमेन्स अ मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया विथ विक्टिम्स ऑफन ट्रांसपोर्टेड यूजिंग रेलवेज। मैक्सिमम टाइम्स पे विक्टिम्स को रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में डाला जाता है, क्योंकि उसका एक रीजन है, एयरपोर्ट्स के थ्रू आप जा नहीं पाओगे, अदरवाइज वहां पे चेकिंग इतनी ज्यादा होगी कि पकड़े जाओगे, और रोडवेज में टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा भी लगेगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो बेसिकली रेलवेज का यहाँ पे यूज करता है। ट्रैफिक पर्सन इंक्लूडेड वुमन होती है, चिल्ड्रन होते हैं, और ऐसे मैन जिसके ऊपर आप फोर्स लेबर करवा सकते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड वगैरह वगैरह जो है। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भैया ट्रैफिकिंग के अंदर जितने भी लोगों के साथ वहां पे अन्याय हुआ है या फिर जो भी विक्टिम्स है उन सबको रेस्क्यू करने का ये वाला एक ऑपरेशन है। और ये जितने भी ट्रैफिकर्स का ये जो पूरा नेटवर्क है उसको वहां पे खत्म करने की कुछ बातें हैं। और इसलिए कुछ एनजीओस के साथ और कुछ स्टेट पुलिस के साथ वहां पे कोलैबोरेशन भी किया जाता है, ताकि इन सब एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे वॉच रखी जाए। और अगर उसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सी चीजों का यूज किया जाएगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? सो देखिए, रेलवे स्टेशन के ऊपर मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए, रेलवे स्टेशन के ऊपर मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। दैट इज सर्वेलेंस वाया CCTV, डेटा एनालिटिक्स, एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन अलर्ट्स। साथ में कुछ स्पेशल यूनिट्स बनाए जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, जो ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज के ऊपर वहां पे कंटिन्यूअसली ध्यान रखेंगे। कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स वहां पे चलाए जाएंगे, जो अवेयरनेस को यहाँ पे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी, भैया यहाँ पे ये सब हो रहा है, इन सबको वहां पे आप खत्म कीजिए। और अलग अलग इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी इस कैंपेन्स के अंदर वहां पे किया जाएगा। और देखा जाए तो इसके अचीवमेंट्स क्या है? विद इन मंथ्स ऑफ लॉन्च होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली 1500 से भी ज्यादा विक्टिम्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया है और हंड्रेड्स ऑफ ट्रैफिकर्स को वहां पे अरेस्ट किया हुआ है। और बहुत से ऐसे जो ट्रैफिकिंग के जो रूट्स वगैरह थे, और तो इन सब रूट्स को भी वहां पे खत्म करने का जो काम है वो इस ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट ऑपरेशन AAHT। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि भैया ऑपरेशन AAHT बेसिकली किसके रिगार्डिंग बात करता है, तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है? दैट इज ऑल अबाउट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नो डाउट देयर आर सम चैलेंजेस, कुछ स्टेट जो है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कुछ जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, कैमरा वगैरह है नहीं, कुछ जगह पे प्रॉपर रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होती है। नो डाउट फिर भी हर जगह पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहेगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो इनका ये जो काम है या फिर इनका जो रिजल्ट वहां पे हमको जो मिला है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ तो है ही, ऐसा आपने बोल सकते हैं। चलिए
उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे और एक संवाद हुआ है जिसका नाम है सागर माथा संवाद। एक तो ये पता होना चाहिए कि भैया सागर माथा संवाद जो है वो बेसिकली कौन सी जगह पे हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो सागर माथा जो वर्ड है वो बेसिकली कहां से उठाया है। द वर्ड इज यूज्ड फॉर माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट इन नेपाल का ये वाला एक वर्ड है सागर माथा, और वहां पे हुआ है संवाद। इसका मतलब इसका इनिशिएटिव किसने किया होगा, तो भैया सर नेपाल ने किया होना चाहिए। और बेसिकली आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो बातें हैं, जो ग्लेशियर्स के पिघलने की बातें हैं, उन सबके ऊपर अपना कंसर्न वहां पे डिस्क्लोज करने के, अपना कंसर्न बताने के लिए एक डायलॉग यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, विच इज इनिशिएटेड बाय नेपाल। सो एक पूरा एक डायलॉग है, अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे इकट्ठा होगी। इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स to discuss contemporary global challenges with a South Asian perspective। और देखा जाए तो ये जो संवाद करने की जो बात हुई थी वो हुई थी 2019 के अंदर, दैट वाज इन द ईयर 2019। बट कोविड की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया, और डिले होके ये संवाद कब वहां पे पहली बार हुआ, दैट वाज इन द ईयर 2024 इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, दैट इज इन काठमांडू। और 2024 की थीम कौन सी थी, दैट इज क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये थीम भी आपको ध्यान में रखनी है, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सागर माथा ये वाला जो वर्ड है वो बेसिकली कहां से लाए है, दैट इज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। और अगर हम इसे बात करें कि ऐसे संवाद करने की या फिर ऐसे डायलॉग रखने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि भैया ग्लोबल एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज है उसको वहां पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए इसको रखा जाता है। माउंटेनियस और डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज है उसको यहाँ पे हाईलाइट करने की कुछ बातें हैं। रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाओ, पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा करो, साइंटिस्ट को लेके आओ, एनवायरमेंटलिस्ट को लेके आओ, उन सबको इकट्ठा करके कुछ डायलॉग करने की यहाँ पे बात है। और कौन से इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो बहुत ही मतलब जेन्युइन या फिर बहुत ही ऑब्वियस इश्यूज है, दैट इज ग्लेशियल मेल्टिंग एंड क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन द हिमालयाज। सस्टेनेबल टूरिज्म, बिकॉज अभी माउंटेन्स के ऊपर जो टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, डेफिनेटली इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर टूरिज्म की वजह से किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वहां पे पोल्यूशन जैसी चीजें अगर बढ़ती जा रही है, अगर वो प्लेस खतरे में है, अगर उसका हैबिटाट खतरे में है, तो फिर वो वाली चीज वहां पे थोड़ी सी सोचने लायक हो जाएगी। वाटर सिक्योरिटी की यहाँ पे कुछ बातें हुई, माउंटेन बायोडाइवर्सिटीज की कुछ बातें हुई। और इंडिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली देखा जाए तो एक तो इंडिया की इमेज भी है कि हम एनवायरमेंट के ऊपर वहां पे काम करते हैं। दूसरा, ये जो ग्लेशियर के जो रिसर्च इनिशिएटिव्स है वो सभी इंडिया ने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, क्योंकि हमारा भी वही रीजन है जहां पे आपको हिमालयाज मिलेंगे, जहां पे आपको ग्लेशियर्स वगैरह मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स। और उसका फिर वहां पे सिग्निफिकेंस की कुछ बातें हैं। ओवरऑल हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अगर आपको उसके सामने कुछ काउंटर एक्शंस करनी है तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजनल कनेक्टिविटीज, अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए आपको इस तरीके के वहां पे संवाद की जरूरत है। दैट इज ऑल अबाउट सागर माथा संवाद विच वाज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एट काठमांडू। और इसकी शुरुआत होने की जो वहां पे डिक्लेरेशन हुई थी, दैट वाज इन द 2019, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट डिलेड and finally it happened on 2024 in the capital of Nepal, that is at the Kathmandu. And what is the Sagar Matha? That is the word which is derived from the Mount Everest, right? And now the last point about today's lecture, that is all about agamic temples in Tamil Nadu. What is agamic temples? तमिलनाडु के अंदर जो आगमिक टेम्पल्स है उसको उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे बातें हैं। देखिए आगमिक टेम्पल्स जो है वो बेसिकली किसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो फॉलो करते हैं आगम शास्त्र, जो कि वहां की रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसके अंदर टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बातें हैं, उसके रिगार्डिंग रिचुअल्स की बातें हैं, प्रिस्टली ड्यूटीज इन हिंदुइज्म की बातें हैं। और वो बेसिकली किसके अंडर में काम करता है, अगर हिंदुइज्म की अगर हम बात करेंगे तो विद इन शैविज्म एज वेल एज वैष्णविज्म।
तमिलनाडु जो है वो बेसिकली इसका होम है. तमिलनाडु इज द होम ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, many of which are centuries old, जो बहुत सदियां पुराने हैं. And what is this agams? The agams are non-Vedic scriptures. ध्यान रखना, it is a non-Vedic scriptures detailing theology, philosophy, rituals, temple architecture as well as worship protocols. देखा जाए तो ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो नॉर्मली आपको नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा मिलते हैं, दैट इज इन द नॉर्थ इंडिया. तो साउथ इंडिया के अंदर आपको नॉन वैदिक स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया है आगम. और मेजर आगम्स इंक्लूड द शिवा, वैष्णव एज वेल एज शाक्त संप्रदाय, दैट इज शाक्त ट्रेडिशंस. तो यहाँ पे मेजरली बात है एक तो शैविज्म के ऊपर, वैष्णवेट्स के ऊपर एज वेल एज शाक्त संप्रदाय. बट अगर ये नॉर्थ इंडिया में होता तो वहां पे कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स की कुछ बातें होती. बट इफ दैट इज द्रविडियन स्टाइल, इफ दैट इज साउथ इंडियन टेक्स्ट, तो वहां पे जो वर्ड जो वहां पे यूज होता है दैट इज ऑल अबाउट आगम्स. और देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन शिल्प शास्त्र एंड आगम रूल्स फॉर लेआउट, ओरिएंटेशन एज वेल एज आइकनोग्राफी. रिचुअल और वर्शिप्स की जो बात है तो यहाँ पे उनके टाइमिंग्स के रिगार्डिंग बातें की है, पूजा पाठ की रिगार्डिंग बातें की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यहाँ पे बहुत क्लियर बोला गया है कि जो आगम के जो स्कॉलर्स है, जो बहुत ही ट्रेंड वाले हैं, सिर्फ वही रिचुअल्स वगैरह वहां पे फॉलो करवा सकते हैं, वही रिचुअल्स वगैरह जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. और ये जो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जितने भी लोग वहां पे है, उनके पास वहां पे हेरिडेटरी राइट्स होने चाहिए, तब जाके वो पॉसिबल है. सो इट इज लाइक अ हेरिडेटरी थिंग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे जनरेशन बाय जनरेशन उतरती आई है. और देखा जाए तो बट ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर सिग्निफिकेंस की कुछ बातें करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर आपको कुछ फेमस टेंपल्स मिलेंगे, लाइक चिदम्बरम टेंपल, मदुराई का मीनाक्षी टेंपल एंड श्रीरंगम टेंपल्स. वो सारे के सारे टेंपल्स इसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें नहीं है, इट इज नॉट जस्ट रिलीजियस थिंग्स. यहाँ पे आपको आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर, इन सब का एक हब वहां पे मिल सकता है. इश्यूज क्या हुआ है कि ये जितने भी हेरिटेज है उसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा रहा है. और खास तौर पे बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस के बहुत से इश्यूज है. और मेंटेनेंस की इश्यूज का जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ फंड्स. अगर पैसे नहीं है तो मेंटेन करना वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगी. प्लस जो प्रीस्ट है उनके अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ डिबेट्स वहां पे चलती है. कुछ जगह पे नॉन ब्राह्मणिकल प्रीस्ट को यहाँ पे अलाउ किया गया है और उसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स वहां पे चलती जा रही है. और बाकी जो हमने बताया कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इश्यूज है. नो डाउट बहुत से वहां पे एफर्ट्स भी चले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो इसके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. और खास तौर पे हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट मैनेजेस ओवर 40,000 ऑफ दिस टेंपल्स. बट फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे और कंजर्वेशन करने की जरूरत है और डिजिटाइजेशन वगैरह वहां पे लाने की जरूरत है. सो दैट इज ऑल अबाउट आगमिक टेम्पल्स. और मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों जगह पे जीपीएससी क्लास 1-2 एज वेल एज यूपीएससी की बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. द बैचेस ऑफ जीपीएससी क्लास 1-2 हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 19th of May, that is the last week. And from the next week, that is from 2nd of June, we are going to launch another batch. राइट. सो जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप आज ही इस दर्शाए नंबर पे कॉल करें और आज ही यहाँ पे एनरोलमेंट करवाएं. आपको 3 डेज के फ्री डेमो ट्रायल्स वहां पे मिलेंगे और साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप विल बी देयर फॉर यू. सो एडमिशंस अभी यहाँ पे ओपन है. अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर आपकी नई बैच वहां पे शुरू होने के लिए यहाँ पे जा रही है फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2. ऑलरेडी लास्ट मंथ वहां पे बैचेस शुरू हो चुकी है एंड इन द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 2nd of June we are going to start a new batch of UPSC as well as GPSC class 1-2 in both the mediums, as that is Gujarati, Hindi plus English medium. Right, so UPSC batches will be there in English and Hindi medium and GPSC batches will be there in English and Gujarati medium. So आपका चाहे कुछ भी मीडियम क्यों ना है, हर एक तरीके से सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. तो आज इस नंबर पे फोन करें और आज ही स्कॉलरशिप वहां पे लेने का मौका पाए. और साथ में यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पे फिलअप फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करें
ताकि हमारा जो स्टाफ है वो आपके साथ वहां पे कोऑर्डिनेट करेगा। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है, तो आप इन सब क्वेरीज को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही नीचे दर्शाए बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप वहां पे दर्शाया गया है उसकी जो लिंक वहां पे है, उस लिंक पे अभी अभी जाए और वहां पे हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको इस लेक्चर की अगर पीडीएफ वहां पे चाहिए, so it is also available there, right? So thank you so much. That is all about today's current affairs lectures. नेक्स्ट लेक्चर में वापस कुछ नए करंट अफेयर के साथ वापस एक बार मिलेंगे। So thank you so much.